जब सपा सत्ता में रहती है तो कुछ नहीं याद रहता है, सत्ता के बाहर हो जाती है तो बहुत याद आता है कि यह करेंगे वो करेंगे। भाजपा पे है, भाजपा कहती नहीं है, जो कहती है वो करती है। उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख नदियों में सरयू, गंगा और यमुना आती हैं। इन नदियों के किनारे जब भी आप आएंगे तो आपको कर्मकांड की व्यवस्था और सभी आसपास के लोगों का यहाँ आगमन बहुत बेहतर तरीके से आपको दिखाई देगा। आचमन, जिसे कहा जाता है कि आपके भविष्य को संवारने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। इन गंगा, यमुना और सरयू का महात्म्य बखान करने के लिए नहीं है। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर आप इन्हें बखान करना चाहेंगे। अयोध्या की नगरी राम से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि जब राम जन्मे थे तो उसका पूजन या हवन बस्ती में हुआ था। बस्ती के कुछ लोग हमारे साथ बैठे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे ज़रा, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। हम सब जान रहे हैं कि चुनाव का समय है, तो चुनावी समीकरण भी जानेंगे। लेकिन पहले आप क्या करते हैं सर? मैं तो पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हूँ, घर पे रहता हूँ, खेती करता हूँ। आज के आधुनिक समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें पोस्ट ऑफिस इरेलेवेंट सा हो गया है। आपकी नज़र में इस समय कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं, एक योजना सुकन्या योजना जो चला दिया उन्होंने, और आईपीपी भी जो खोल दिया पोस्ट ऑफिस में, वो एकदम से बैंकिंग की तरफ से चल रहा है, काम कर रहा है। तो सुकन्या योजना से डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस को क्या लाभ हो रहा है? पोस्ट ऑफिस को ये लाभ हो रहा है, कम मिनिमम उसमें 1000 रुपया जमा होता है, मिनिमम। अच्छा। हाँ, और जनसंख्या से हम लोग वाकिफ हैं। एक वर्ष में 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चल रही है योजना। आप तो रिटायर हो गए हैं? जी, मैं रिटायर हो चुका हूँ। सपा एक बात कह रही है कि जो रिटायर हुए हैं और वो लोग जिनका 2003 के बाद से पेंशन बंद किया गया है, उस पेंशन को हम फिर से बहाल करेंगे। जब सपा सत्ता में रहती है तो कुछ नहीं याद रहता है, सत्ता के बाहर हो जाती है तो बहुत याद आता है कि यह करेंगे वो करेंगे। आते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। लगभग मिला जुला आरोप तो भाजपा पे भी है। नहीं, भाजपा पे है, भाजपा कहती नहीं है, जो कहती है वो करती है, बस इतना अंतर है दोनों में। सर्विस आप पोस्ट ऑफिस में किए हैं और कृषक भी हैं जी। कृषि कानून का असर पूर्वांचल बेल्ट पर आपने कभी देखा है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, 1% भी नहीं। वो व्यवस्था ठीक थी? कौन? जो कानून लाया गया था वो व्यवस्था बहुत बढ़िया थी व्यवस्था। हमको खुला बाजार मिला था, पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते थे अपना उपज लेकर के, जहाँ हमको अच्छा दाम मिलता जाते। लेकिन इन लोगों ने मारा एकदम चौपट कर दिया। उसमें एक सवाल उठता है, कानून वापस लेना पड़ा। उसमें एक सवाल उठता है कि कानून में एक क्लॉज ऐसा था या 3 क्लॉज ऐसे थे जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े औद्योगिक घराने उसको पूरा कैप्चर कर लेते। नहीं, गलत, एकदम गलत है। कैसे कैप्चर करते? हम अगर देते तब नहीं लेते, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आ रहे थे ना, हम अपना उनको बेचते तब वो खरीदते। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, इनसे हम 100% सहमत हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सरकार को भी किसानों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहानुभूति रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ करके, उनसे आपस में बैठ करके बात करनी चाहिए कि क्या उनकी वास्तविक समस्याएं हैं, क्या वास्तविकता ये है। क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नेता आ जाते हैं, अपनी नेतागिरी करने के लिए भी आ जाते हैं। तो उसमें कृषक को भी एक पार्ट बना करके अगर इस पर ज़्यादा डिस्कशन होता तो हम समझते हैं ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट जो आज आए हैं उससे अच्छे हो जाते हैं। आप भी जॉब करते हैं? जी हाँ, आप करते थे। मैं बैंक में था, मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, एक पोस्ट ऑफिस, एक बैंक, इन दोनों पर कहानियां बहुत हो रही हैं इस समय। बिल्कुल सही बात है। बैंक तो आजकल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर देखा जाए तो अगर कोई भी विकास होना है तो बिना बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ नहीं हो सकता है। आप में से कोई रेलवे में तो नहीं है? क्योंकि ये तीनों टारगेटेड पॉइंट हैं। डेफिनेटली। और बैंक इस समय निश्चित रूप से जो स्थिति हमारी पहले थी और आज जो स्थिति है, कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो हमारे एनपीए बढ़ रहे थे, आज भी बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन एनपीए की जो रिकवरी हो रही है, जो सरकार का उसमें योगदान है, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो बैंकर्स के लिए बेनिफिटेड है और एनपीए हमारा कहीं ना कहीं उससे सुरक्षित हो। एनपीए का आपने बात उठा दी है तो मैं थोड़ा सा और गहरे में जाता हूँ। एनपीए पे जब हम शुरुआत हुई थी 2014 में, तो ये कहा गया था कि नीरव, माल्या, इन सब ने जो है, योगी जी आ ही गए हैं, दिखा दो भाई, दिखा दो। योगी आदित्यनाथ आ गए हैं अपने रोड शो के लिए। हाँ, आज इनका रोड शो है। चलिए शारिक, योगी जी को रोड शो करने दीजिए, थोड़ी जानकारी और इकट्ठी करते हैं। बैंकिंग में जो समस्या आई 2014 में, तमाम घपले घोटाले, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, तमाम हम लोग बात सुने। अचानक अभी बात उठी कि 23,000 करोड़, ये घपला हो गया। नहीं, ये तो घपला, ये घपले तो पहले भी थे, लेकिन ये घपला अब
कहीं ना कहीं उजागर हुआ है। तो डेफिनेटली इनके समय रिज्यूम में इतनी तो बात है डिस्क्लोज, और बैंक को भी कहा गया कि आपने डिस्क्लोज करिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर के अथॉरिटीज़ भी जो है इस मामले में अपने आप को सतर्क समझते हैं। अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लायबिल हो जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें दे देता हूँ कि जो शिपिंग यार्ड कंपनी उसमें शामिल है वो गुजरात की ही है, 2002 की। देखिए, ये तो कहीं की भी हो सकती है, इसके लिए ये नहीं कही। बाय द वे की बात है कि वो शिपयार्ड गुजरात में ही है, और भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व है, और भी बहुत जगह वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि वहाँ का कैपिटलिस्ट कोई है, इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि बस्ती की गणित इस समय कैसी है? बस्ती की गणित एकदम साफ हो गई है, अब क्लियर है। बस्ती में 5 सीटें हैं विधायकों की, 5 की 5 भाजपा की होने जा रही हैं फिर से। हाँ, पुनः। और ब्राह्मणों की जो नाराजगी इस पूर्वांचल में, ब्राह्मणों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, ये तो जरूरी है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि अब नाराजगी नहीं, एकजुटता दिखाई जानी चाहिए। हरिशंकर तिवारी फैक्टर? हरिशंकर तिवारी फैक्टर गोरखपुर में होगा, इधर आसपास में कहीं नहीं होगा। वो तो बहुत पुराना फैक्टर है। अब हरिशंकर तिवारी का वो जो एक लेवल था, वो चीज़ अब कहीं इफेक्टेड नहीं करता है। और जहाँ तक ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण तो हमेशा ही मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के साथ में था, चूँकि एक धार्मिक कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और कहीं ना कहीं भाजपा का भी जुड़ाव धार्मिक है। आप लोग राम मंदिर की तरफ गए थे क्या? नहीं, अभी आज तो नहीं गया, चूँकि हमारा घर बहुत नज़दीक बस्ती में है, तो हम लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं, और बड़े हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जहाँ पर राम जी की जन्म के लिए और उनके लिए यहाँ पर मखोड़ा धाम में हमारे यज्ञ किया गया था, और उसके बाद ही महाराजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये बताइए, राम मंदिर, काशी, केदारनाथ, पर्यटन ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर कि महात्म्य ज़्यादा बेहतर है? आस्था का विषय है, क्या है? महात्म्य के साथ आस्था भी है और पर्यटन उससे जुड़ा हुआ है निश्चित रूप पर्यटन से कहीं ऐसा नहीं होता है कि महात्म्य और जो आस्था है उन पर कहीं डेंट पाता है? नहीं, महात्म्य और आस्था अलग है, पर्यटन अलग है। हम अगर तीनों उद्देश्य से एक साथ आते हैं तो और मज़ा आता है। आप भी कुछ बोलेंगे? आएंगे आप भी? मैं तो समझता हूँ कि आस्था का विषय ज़्यादा है। अगर देखा जाए कि जहाँ तक राम जन्मभूमि है, या आपका विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है, या और कहीं मथुरा की बात करते हैं, तो हिंदुओं की आस्था का विषय ज़्यादा है अपेक्षा पर्यटन के। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी मानता है, मेरी अपनी ये कहना है, हाँ, धारणा है कि आस्था का विषय ज़्यादा है। पर्यटन तो बहुत चीज़ें, आदमी जब पर्यटन करता है तो बहुत जगह जाता है, बहुत सी। मैं एक्चुअली मथुरा से होता हुआ आ रहा हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट समझिए कि 14-15 दिन से निकला हुआ हूँ, और मथुरा ही नहीं, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, टुंडला, फिर इटावा, एटा, सभी जगह, सब जगह जो पहला, दूसरा, तीसरा फेज़ चला, उसमें प्रभावशाली तरीके से सपा नज़र आ रही थी। अचानक यहाँ से आके धारा बदल रही है, ये प्रभाव किसका है? यहाँ से जो निश्चित रूप से मोदी जी, योगी जी का है, क्योंकि योगी हमारे यहाँ के लोकल वैसे भी हैं, और पूर्वांचल हमेशा कहीं ना कहीं आप देखिए तो हमेशा भाजपा के साथ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। आप कभी पुराने रिजल्ट्स भी देखिए तो हमारी जो पूर्वांचल है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ज़्यादा समर्पित है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, भाजपा से हम लोग संतुष्ट हैं जी, और किसानों की थोड़ी समस्या है, जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए जैसे छुट्टा पशु है, इस तरह पूरे स्टेट में, जी पूरे स्टेट में है, उसी से लोग परेशान है, बाकी और कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे छुट्टा पशु की समस्या ये है कि आपका अनाज ही खा जा रही है, और जो भी जानवर हैं वो खा जा रहे हैं, उससे आप परेशान हैं। रात भर आप उसको देखते हैं, रखवाली करते हैं, और उसके बाद भी परिणाम ये निकलता है कि बहुत सारे पशु जो हैं अनायास ही आकर के घुसे और चर भी लिए और फिर नुकसान भी पहुंचा दिए। इसके प्रति कोई नाराज़गी है? नाराज़गी यही है, चूँकि किसानों का नुकसान होता है, उसके एवज में जैसे सरकार कोई व्यवस्था कर दे, जैसे तमाम पशुशालाएँ ऐसी 30 रुपए देते हैं एक पशु के? जी जी। और वो भी आपके पशु को नहीं? नहीं, वो भी उसमें रखे कहाँ जाते हैं, रख करके वो भग जाते हैं। मैं अगर आप नहीं कहूँ, देखिए मैं समझता हूँ कि ये काम तो जो है वो ठीक है, सरकार कर रही है, उसको दे रही, चारा दे रही है, कितना मिल रहा है, कितना कहाँ तक पहुँच रहा है, एक अलग मैटर है। बट अगर इसका कोई साइंटिफिक या टेक्निकल एस्पेक्ट निकाला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा वंध्याकरण या ऐसा कोई टेक्निकल इशू निकाला जाए जिसमें कि वो जनरेशन ही ना पैदा हो, तो उससे ये रहेगा कि जब उनकी ग्रोथ नहीं उतनी होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जानवर आखिर हैं किसके?
हम किसानों की ही तो है। मान लिया, लेकिन आप तो किसानों की- बंधे हुए हैं ना अपने नियम से। नहीं, हम नियम से बंधे हैं, वो सही है, लेकिन हम ही ने छोड़ा है उनको। नहीं, आप जो मैं ऐसा करनी चाहिए थी उनकी प्रॉपर, कि उनको कहीं ले जा करके ऐसी जगह करते जैसे जहाँ उनका अपना बेड़ा बना हुआ है वहाँ रहते। हम छोड़ देते हैं अपने दरवाजे पे ही खुला छोड़ देते हैं। ये तर्क खेत मुझे- में खाएंगे कि नहीं किसके? ये तर्क मुझे रास्ते भर मिला कि वो जानवर हैं किसके। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, आप समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, आपने सर्विस की हुई है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, एक लाइफ साइकिल होती है और हर एक जीवन चक्र का हिस्सा एक कोई ना कोई पॉइंट होता है। उसको ब्रेक करने का ऐसा नियम ला करके इससे समस्या नहीं खड़ी हो रही है। नहीं, समस्या तो है, लेकिन समस्या की जड़ में कहीं हम हैं। समाधान क्या है? हम हैं कहीं। समाधान क्या है? समाधान कि आपको इसको किस तरह साइंटिफिक रूप से किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके इस तरह से किया जाए कि ताकि उनकी नस्ल में ग्रोथ ना हो, या पता लग जाए हमको कि इस तरह का जनरेशन हो रही है, उस चीज़ कहीं कहीं नहीं रोका जाए बंध्याकरण करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो मेल बॉडी है हाँ। उसका प्रोडक्शन ऐसा कुछ किया जाए, कुछ टेक्निकल कहीं गाय का उत्पादन ज़्यादा हो जाए। अगर साइंटिफिकली इस तरीके से किया जाए कि गाय ज़्यादा आ जाए। होता क्या है कि बछड़े पैदा हो जाते हैं, बछड़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने से वो बछड़े गांव जवार में ही रहते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं। तो आपके बाबूजी के कहने का ये तात्पर्य था। और सेकेंडरी बात ये है कि जैसे मेरा ये अनुमान है, गांव देहात में मैं भी फील्ड वर्क में काम करता हूं, तो मेरा ये मानना है कि खेत बछड़े के खाने से खेत में फसल का नुकसान होता है या नहीं होता है। आमतौर पे अगर मैं पूछता हूँ क्षेत्र जवार में कि भाई कितना गेहूं हुआ आपकी बार, तो जो आज से 10 साल पहले बता रहे थे कि 5 कुंतल हुआ, 6 कुंतल हुआ, वही आज भी हो रहा। मतलब बछड़े खाने के बाद भी तो ऐसी कोई समस्या है एक्चुअल में ऐसी कोई समस्या है नहीं। रियलिटी में लोगों से पूछिए आप जाके कि आपने पैदावार कितनी प्राप्त की, तो ये बोलेंगे 6 कुंतल भैया आपकी बार पैदावार की है, नहीं। बात आपने बताई, ये पैदा किया है। तो अगर आप उनसे पूछिए कि तो बछड़े के खाने से एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, तो ये कहेंगे अरे नुकसान तो बछड़े के, फिर वो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ये एक्चुअल में जो बछड़ा किया जा रहा है या आवारा पशु किया जा रहा है, मैं तो ये देखता हूँ ये खाली एक मुद्दा क्रिएट कर गया। बहुत बढ़िया बात बताया आप, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये लोग बस्ती से जुड़े हुए थे और हम तो खड़े हैं सरयू तट पर, लेकिन बस्ती की भी खबर यहाँ से ले करके अभी आगे बढ़ेंगे तो मगहर और बस्ती होते हुए गोरखपुर पहुँचेंगे, तब जानेंगे कि वो मुद्दे हैं क्या और कैसे उनको देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर सवाल दूसरे तरीके से भी प्रेषित किया गया, जिसमें एक बात ये आई कि जानवरों के खाने के बाद भी जो अनाज का उत्पादन है वो करीब करीब वही है जो पहले और हमेशा से होता रहा है, तो कोई बड़ी समस्या है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एकदम पूर्वांचल में आते आते अब सरयू भी पार नहीं किए हम, सरयू पार करते ही कहानी बदलने वाली है। मिलते हैं आगे, देखते रहिए राजपूत टीवी, सबसे पहले भारत।